जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं हर उस सीरियस एस्पिरेंट के बारे में जो जेन्युइनली अपनी वोकैब्युलरी को अच्छी करना चाहता है। आज कई सारे सवालों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि सर कितने शब्द याद करने चाहिए, कौन कौन से शब्द पढ़ें, कौन सी किताब से पढ़ें, याद हो जाते हैं, भूल जाता हूँ, रिटेन कैसे करें। न्यूज़पेपर में आए दूसरे दिन हमें नया शब्द देखने को मिलता है, तो कौन सा शब्द रेलिवेंट है और कौन सा नहीं है। इन सारे सवालों के ऊपर हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। इस वीडियो को मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और हॉलिस्टिक रखने की कोशिश की है और वो सारी प्रैक्टिकल बातें बताई हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके मैंने अपनी वोकैब्युलरी अच्छी की थी और जिससे एग्जामिनेशन के लगभग 80% जो वोकैब्युलरी है वो कवर हो जाती है। तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो अपनी जर्नी के दौरान जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, जब मैंने वोकैब्युलरी अच्छी की, उस टाइम पे जो नोट्स मैंने बनाए थे, वो स्टडी मटेरियल भी मैं आपके साथ एंड में, वीडियो के एंड में शेयर करने की कोशिश करूँगा। काफ़ी कुछ कंपाइल करके रखा हुआ जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की, बैंक की, डिफेंस की, या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे वोकैब्युलरी आती है, या जनरली भी आप अपनी वोकैब्युलरी अच्छी करना चाहते हैं, तो मैं सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। बशर्ते ये कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में कुछ कंक्लूजन ना निकालें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इस टाइप की वीडियो की डिमांड करते हैं, सर कुछ 1 महीने में या 2 महीने में 5000 शब्द याद करने की स्ट्रैटेजी बता दीजिए ना। वो 1 महीने में या 2 महीने में 5000 शब्द या 6000 शब्द याद करने की स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं है। कुछ तो महानुभाव ऐसे हैं मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर यूट्यूब शॉर्ट्स में और इंस्टा रील्स में वो 15 सेकंड में वो कैप को सीखने की स्ट्रैटेजी बता दीजिए। बोल दो वो अब तक तो नहीं रुके होंगे, चले गए होंगे, लेकिन अगर आप रुक गए हैं तो आपका दिल टूटने वाला है। ठीक है, ऐसी कोई मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, होती तो मैं तब भी नहीं सिखाता। चलें जी आगे बढ़े, शुरुआत करते हैं सेशन की। हाउ टू इम्प्रूव वोकैब्युलरी फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। कुछ लोग इसे कंपेटिटिव बोलते हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कंपटीशन बोल लीजिए, कंपटीशन बोल लीजिए, भाई एक ही चीज़ है। चलिए जी, तो ये आज के हमारे की पॉइंट्स होने वाले हैं, इनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करेंगे रेलिवेंट वोकैब्युलरी कौन सी है, फिर हम बात करेंगे मेथड क्या है, फिर बात करेंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और फिर बात करेंगे फाइनल टिप्स की। रेलिवेंट वोकैब्युलरी क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा याद भी करता है वोकैब्युलरी को, ऐसी बात नहीं है कि बच्चा मेहनत नहीं करता है, बच्चा मेहनत करता है, लेकिन कभी कभी वो गलत शब्द भी याद कर लेता है, उसको पता नहीं रहता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो रेलिवेंट कौन सी है जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए, क्योंकि आपने याद भी की, मेहनत भी की, आपको रिजल्ट ना मिले तो उसका कोई फायदा नहीं है, मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसी मेथड क्या है, याद कर लेते हैं भूल जाते हैं, तो रिटेन कैसे कर पाए, इन दो चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। फिर कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और फाइनल टिप्स हैं। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रील्स वाले रुके तो नहीं है ना? वैसे रील्स वाले रुकते नहीं है, लेकिन खैर, मतलब मैं कभी कभी ये चीज़ें सोचता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूब शॉर्ट्स में और रील्स में जो वोकैब सीखने की या किसी भी चीज़ को सीखने की या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं ना, ये हर उस सीरियस एस्पिरेंट का मजाक उड़ा रहे हैं जो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, जो रातें काली कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना करें भाई। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में जानेंगे सारी बातें। 1,71,000 रजिस्टर्ड वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। कितने? 1,71,000। अब आप सारे याद कर सकते हैं क्या? कोई भी याद नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको याद करने भी नहीं है। और सच बताऊं तो सारे तो किसी को भी याद नहीं है, इनको भी याद नहीं है। ये कौन है भाई? ये है सर जेम्स मोरे और उनका नाम है सैमुअल जॉनसन। कौन है भाई ये लेक्सिकोग्राफर हैं। कौन होता है ये? जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। डिक्शनरी को लिखता नहीं है कोई, शब्दों को कंपाइल किया जाता है, उस बुक को हम लोग डिक्शनरी कहते हैं। तो डिक्शनरी कंपाइल करने वाला वो होता है लेक्सिकोग्राफर। इनको भी याद नहीं है भाई। ये भी देखो वोकैब ही याद करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बाल इतने बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी हो गई, सफ़ेद हो गए है ना। वो पीछे देखो असिस्टेंट बिठा रखे हैं, ये भी वोकैब याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो अभी तक लगा पड़ा है, शायद सीजीएल की तैयारी कर रहा होगा, इसके भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। नहीं, ये शायद बैंक की तैयारी कर रहा है, ये डिफेंस की, वो सीजीएल की, एसएससी की, है ना। तो भाई इनसे भी नहीं हो पा रहे, तो इतने आपको याद करने भी नहीं है। ठीक है, क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ना आप को करने हैं और ना आपसे होंगे, आपको फिल्टर डाउन करने हैं। फिल्टर डाउन का क्या मतलब है? फिल्टर डाउन का मतलब है कि आप क्योंकि पीएचडी नहीं कर रहे हैं और आप लिटरेचर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए तो आपको शब्द चाहिए और बहुत सारे शब्दों की अच्छी नॉलेज चाहिए, तभी जो काफ़ी हैवी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको समझ में आएंगी, क्योंकि अच्छी वोकैब्युलरी यूज़ होती है। आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, कंपटीशन के लिए या कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, एक ही बात है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में दोस्त एक पैटर्न होता है। क्या होता है? पैटर्न होता है। बस उस पैटर्न को आपने समझना है, और उस पैटर्न को अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझ के चलिए कि आपको वोकैब याद हो गई। तो उसी पैटर्न को समझना है और आपकी जो
मेमोराइज करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और सटीक हो जाएगी बिल्कुल। तब वो कौन सा पैटर्न है, उसी को बोलते हैं रेलिवेंट वोकैबुलरी, कि इंपॉर्टेंट वोकैब कौन कौन सी है। कई बार मैं ये बातें शेयर कर चुका हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, जो बच्चे नए हैं वो सीखेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर वर्ड, फिर है फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स, फिर है ट्रेंडिंग वर्ड्स और उसके बाद है जार्गन्स। इन चारों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। लगभग 80 to 85% वोकैबुलरी इन्हीं एरियाज से आती है, इन्हीं कैटेगरीज से आती है। बाकी 10-15% का तो किसी का भी भरोसा नहीं है भाई। कोई टीचर भी पेपर देने जाएगा ना तो कुछ नहीं पता कि कहाँ से कुछ क्या वोकैबुलरी आ जाए। तो इसलिए इंग्लिश में खास तौर पे, वोकैबुलरी में नहीं, इंग्लिश में हम 90% एक्यूरेसी की टारगेट करते हैं, ठीक है। मतलब आने को तो पूरे नंबर भी आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं कि पूरे नहीं आते, लाने वाले बच्चे ले आते हैं। कभी कभी हम भी मॉक देते हैं तो हमारे भी पूरे आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते। तो हमेशा इंग्लिश में 90% एक्यूरेसी, लैंग्वेज है ये, सब्जेक्ट नहीं है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो 90% एक्यूरेसी के हिसाब से देखें तो वोकैबुलरी यहाँ से जनरली कवर हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ है, वो मैं एंड में बताता हूँ आपको। सबसे पहले प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी की बात करते हैं। लास्ट 5 ईयर पेपर्स आप उठा लीजिए। क्यों? देखो, अगर आपने 2023 का कोई भी पेपर देना है तो आप पहले ये देखेंगे ना कि 2022 में कैसा पेपर आया था, 2021 में कैसा आया था, 20 में कैसा आया था। प्रीवियस ईयर पेपर देख के हमें आइडिया लगता है कि 2023 का पेपर कैसा आने वाला है, बोलो हाँ। और एग्जामिनर भी ये चेक करता है कि जो बच्चा पेपर देने आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का, क्या उसने प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखे हैं, क्या उसने देखा है कि हम किस किस टाइप की वोकैब दे रहे हैं, उसको इतनी नॉलेज है। अगर मैं दोबारा पूछूंगा तो क्या वो बता देगा? समझ पा रहे हो? तो आपने उसका माइंडसेट पकड़ना है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, डिफेंस की, बैंक की या किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन की, आप उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पिछले 5 साल के पेपर उठाओ। उसके अंदर जहां जहां पे वोकैब आती है, सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, फिलर्स में, आरसी में, क्लोज टेस्ट में, सारी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर लो। अब ये कहाँ मिल सकते हैं? तो आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर्स की किताबें आती हैं, ऑनलाइन सेट्स इतने सारे अवेलेबल है, दुनिया भर के, सर्च करोगे मिल जाएगा। बाकी कुछ सोर्स मैं भी बताऊंगा क्लास के एंड में, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स। प्रीवियस ईयर हो गया। अब एग्जामिनर ये चेक करता है कि बच्चे को जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, जो आम शब्द हैं, जो हर जगह यूज होते हैं, मैगजीन में, नॉवेल्स में, न्यूज़पेपर में, बुक्स में, आम बोलचाल की भाषा में भी, जो प्रोमिनेंट स्पीकर यूज करते हैं, क्या उसको ये शब्द आते हैं बच्चे को? जैसे इनंडेट है, प्रेरोगेटिव है, डिराइड है, कनाइव है। अभी ये महत्वपूर्ण नहीं है कि इनका मीनिंग क्या है। अभी मुद्दा ये है कि ये फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं, ये इतने कॉमन है कि आपको पता होने चाहिए। कि आपको पता है? पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मतलब आपकी वोकैब डब्बा गोल है, क्योंकि कॉमनली यूज वर्ड्स नहीं पता है। इनंडेट का मतलब बाढ़ आ जाना, ओवरवेल्म हो जाना, चीज़ों का एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाना। प्रेरोगेटिव हम लोग किसी प्रिविलेज को बोलते हैं, हक को बोलते हैं, राइट को बोलते हैं। डिराइड का मतलब किसी को बी लिटिल करना, इन्फीरियर समझना। कनाइव का मतलब षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पायर करना। ये बेसिक शब्द है, ये पता होने चाहिए। सर कहाँ मिलेंगे हमको? एंड में बताऊंगा सोर्सेस सारे के सारे। अभी पहले समझो कि रेलेवेंट हैं कौन कौन से, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। उसके बाद ट्रेंडिंग वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं जी ट्रेंडिंग वर्ड्स? क्या होते हैं जी ट्रेंडिंग वर्ड्स? जो आजकल न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। तो एग्जामिनर ये चेक करता है कि बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, क्या वो अप टू डेट है, क्या आसपास की सराउंडिंग्स की उसको नॉलेज है, जैसे शब्द आजकल प्रचलन में है उस शब्दों की जानकारी रखता है कि नहीं रखता है। कल्मिनेट, बाइफरकेट, प्रिडिकामेंट, डिस्पेंसेशन, एग्लिटेरियन, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर में जनरली देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंडिंग वर्ड्स की भी आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। मतलब न्यूज़पेपर में आए शब्द। उसके अलावा जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो आता है जार्गन का। जार्गन भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ये भी वोकैबुलरी का ही पार्ट है। क्या होता है जार्गन? जार्गन एक स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी है जो कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या एरिया ऑफ एक्टिविटी की होती है। जैसे पॉलिटी के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो पॉलिटी में ही यूज होते हैं, हिस्ट्री के कुछ हैं जो हिस्ट्री की कैटेगरीज के यूज होने वाले हैं कैटेगरी में, बायोलॉजी के, कंप्यूटर के, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस के, क्लाइमेट के, इकोलॉजी के, आप समझ पा रहे हो, साइकोलॉजी के, फिलॉसफी के, लिटरेचर के। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में यूज होते हैं और वहीं अप्रोप्रिएट लगते हैं, उचित लगते हैं। जैसे पॉलिटी में प्रोरोगेशन है, एनैक्टमेंट है, डिसबर्समेंट है, रेड टेपिज्म है। हिस्ट्री में एब्सोल्यूट मोनार्की है, कॉलोनियलिज्म है, इंपेरियलिज्म है, फ्यूडलिज्म है, समझ रहे हो, मोनार्की है। बेसिक शब्द हैं ये सारे। और मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, सच्चे दिल वाली बात, झूठ नहीं बोलूंगा। ये सारे शब्द एनसीईआरटी की किताब के शब्द हैं, 7वीं 8वीं क्लास में जो पढ़े हुए आपके शब्द। लेकिन उस टाइम पे जब हमने पढ़े थे तो ध्यान ही नहीं था कि ऐसे भी शब्द एग्जिस्ट करते हैं। आज आप किताब उठा के देखोगे आपको लगे हैं एनसीईआरटी में 7th 8th में ये शब्द, लेकिन उस टाइम पे ध्यान हमारा कहीं और होता है।
है ना। जवानी चरम सीमा पे होती है, हार्मोन्स कूद रहे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है। पढ़ने वाले बच्चे जो पढ़ते हैं उनको तो पता ही है भाई, है ना। ज़्यादातर बच्चे कहाँ ही पढ़ते हैं। समझदारी तब आती है जब स्कूल खत्म हो जाता है, कॉलेज बीत जाता है, जब जिंदगी के थपेड़े आते हैं चारों तरफ से, जिंदगी की मार पड़ती है और लोअर 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 मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, सरकमस्टांसेस के मारे होते हैं, तब समझ में आता है। तब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अच्छा यार 7वीं 8वीं में ये चीज़ें भी थी भाई, हमने ध्यान नहीं दी, मैंने भी नहीं दी थी, मैं न्यारा थोड़ी हूँ, मैं अलग थोड़ी हूँ, मैं भी आपके जैसा ही था। लेकिन खैर ये सारी चीज़ें मैंने जानी समझी और वही प्रैक्टिकल बातें आपको मैं बता रहा हूँ। जार्गन्स भी आपको इंप्रूव करने हैं, बायोलॉजी के कुछ वर्ड्स हैं, कंप्यूटर के, इकोनॉमिक्स के। अच्छा जार्गन्स क्यों इंप्रूव करने हैं, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हो सकता है ऐसा सवाल आ रहा हो। देखो वोकैब जो होती है ना, आपको किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सिर्फ वोकैब के लिए नहीं पढ़नी होती है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पढ़नी होती है। जैसे क्या आपके एग्जामिनेशन में आरसी आते हैं? क्या आपके एग्जामिनेशन में आरसी आते हैं? आते हैं जी। क्या आपके एग्जामिनेशन में क्लोज टेस्ट आते हैं? हाँ जी सर। क्या आपके एग्जामिनेशन में पैराजम्बल्स आते हैं, जिसे अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस कहते हैं या सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं? बिल्कुल। बैंक एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं, अब तो एसएससी में भी आएंगे, लेवल आपको पता है सीजीएल का बढ़ा ही दिया, धीरे धीरे करके बाकी एग्जामिनेशन का भी बढ़ जाएगा। आए दूसरे दिन देखने को मिलता है कि इस एग्जामिनेशन में इंग्लिश की वेटेज बढ़ा दी है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज भाई अब खेला होगा लैंग्वेज के साथ, इसके बिना अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। आपको अब ना चाह के भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जो लोग ये बार बार बोलते थे सर हिंदी मीडियम से हैं, कैसे इंप्रूव करूँ सर, इस वाले मीडियम से, उस वाले मीडियम से, बचपन में नहीं सीखी सर, लड्डू पे सवार हूँ, जीरो हूँ, है ना। अब तो सीखनी पड़ेगी दोस्त, इसके बिना काम चल नहीं पाएगा। और वैसे भी ज़रूरी है यार लैंग्वेज, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना करें तब भी ज़रूरी है। ज़िंदगी के हर मोड़ पे लैंग्वेज काम आती है। आपने चाहे बीएससी की हो, बीटेक किया हो, एमसीए किया हो, एमटेक किया हो, बीकॉम किया हो, कुछ भी पीएचडी क्यों ना की हो, लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अपने ओपिनियंस को आप कन्वे नहीं कर पाते हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने विचारों को आगे रख नहीं पा रहे हैं किसी भाषा के अंदर सहज तरीके से, तो क्या फ़ायदा ऐसी नॉलेज का होना। तो एक मीडियम पे कमांड तो होनी चाहिए आपकी। हिंदी पे भी नहीं है हमारी, तो एक तो भाषा पे रखे कम से कम, यस और नो, इंग्लिश पे कमांड है हमारी। खैर, तो आपके एग्जामिनेशन में आरसी आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, पैराजम्बल्स आते हैं। अब आरसी के अंदर भी तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, नहीं पता होते हमें, क्लोज टेस्ट में भी कभी कभी शब्द देखने को मिलते हैं, पैराजम्बल में भी। तो वोकैब के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बाकी दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी वोकैब इंपॉर्टेंट होती है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके एग्जामिनेशन में अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा हर एग्जामिनेशन में, एसएससी हो, डिफेंस हो, बैंक हो। बैंक में पहले ही आते थे, एसएससी में बढ़ा ही दिया, डिफेंस में भी आते थे ऑलमोस्ट। तो आरसी काफी सारे देखने को मिलेंगे आपको, मतलब रीडिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं। अब एक बात बताओ कि आपकी पसंद का टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा? मतलब जैसे मान लो आप कॉमर्स फील्ड के हो, तो कॉमर्स से रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा, या आप साइंस की फील्ड से थे तो साइंस वाला ही कोई आएगा। आपने ह्यूमैनिटीज़ की थी मान लो 12th में, या मेजर्स आपने ग्रेजुएशन ह्यूमैनिटीज़ में की है कुछ, तो क्या आर्ट्स वाला ही सब कुछ आएगा? नहीं ना भाई, किसी भी फील्ड का आ सकता है ना। तो अगर किसी भी फील्ड का आ सकता है तो आपको हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए ना। और एग्जामिनेशन में भी कोई काफ़ी डिटेल में नहीं पूछता है, ऊपर ऊपर लेवल से पूछता है, लेकिन एटलीस्ट हर टॉपिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, क्लाइमेट की, फिलॉसफी की, थोड़ी थोड़ी नॉलेज। तो जार्गन्स क्या करते हैं, अगर आप हर फील्ड के बेसिक शब्द जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड के हैं वो याद कर लेंगे, ये बेसिक शब्द ही हैं। अगर किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के बेसिक शब्द याद कर लेंगे तो उस पर्टिकुलर फील्ड की भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज आने लगेगी। तो कल को एग्जामिनेशन में अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा, चाहे वो आरसी में, क्लोज में, पैराजम्बल में, तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपकी फेमिलियरिटी ऑलरेडी है। और जब हमारी किसी टॉपिक के साथ फेमिलियरिटी होती है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो 10 गुना बढ़ जाता है। तो सारा गेम आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। वोकैब के लिए तो सीखना है, बाकी दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी सीखना है, तभी आपकी ओवरऑल और होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। ध्यान रखिएगा, वोकैब बेस है, ग्रामर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब होती है, क्योंकि ग्रामर में तो शुद्धिकरण होता है, वोकैब में आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसका आधार ही वोकैबलरी है। आज वोकैब के बारे में बता रहा हूं इसलिए वोकैब इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअल में जिस बच्चे को अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है, वोकैब अगर अच्छे कर लेते हो ना, तो ड्रास्टिकली आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी। ठीक है जी, जार्गन्स करने आपने इंप्रूव, कहां से करने इसके बारे में बताऊंगा, सारे सोर्सेज बताऊंगा मैं आपको, बहुत कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। चले आगे।
तो ये पैटर्न आपने देख लिया, प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी, फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स, ट्रेंडिंग वर्ड्स और जार्गन्स। अब आप अपने सामने एक इमेज देखिए, एक गाड़ी जा रही है, कुत्ता उस गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा है, और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा गाड़ी आगे निकल जाएगी, कुत्ता कितनी दूर तक भागेगा, देखो जीप भी बाहर निकाल लिया, थक गया बेचारा, वापस आ जाएगा मुड़ के, आना ही है। अपनी गली में भी आपने ऐसा सर्कमस्टांस, ऐसे सिनेरियो जरूर देखा होगा कि कोई गाड़ी आती है, कुत्ता गाड़ी के पीछे पीछे भागता है और वापस आ जाता है, अक्सर ऐसा होता है। और अगर गाड़ी रुक भी जाती है तो डॉग कर क्या लेगा, मुझे समझ में नहीं आता, दांत मारेगा, दांत टूटेंगे, लोहे की गाड़ी है, समझ पा रहे हो। तो ये डॉग है ना, हर दूसरी गाड़ी के पीछे भागता है, उसको चेज करता है और वापस आ जाता है, कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, बस भागना है, भाग रहा है। क्यों भाग रहा है नहीं पता। अगर इस स्टोरी का मोरल हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें तो हम भी वोकैब के साथ ऐसा ही करते थे, आए दूसरे शब्द के पीछे भाग रहे हैं। मैंने कहा 1,71,000 वर्ड्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है ये पता ही नहीं है, तो हर दूसरे शब्द के पीछे भागते हैं। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये भी लग रहा है, वो भी लग रहा है, अखबार में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, मतलब वही अखबार न्यूज़पेपर एक ही बात है, मैगजीन में आ गया, नॉवेल्स में आ गया, हर दूसरे शब्द को लिख रहे हैं और याद कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और एग्जामिनेशन में वो आ नहीं रहा है। तो अब आपको ये पता लग गया कि आपको भागना किसके पीछे है, एक्चुअल में गोल क्या है, सटीक कौन से शब्दों को फोकस करना है आपने। तो मैंने आपको बता दिया, इनको सबसे ज्यादा फोकस करना है। इनके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, इनसे काम नहीं चलेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है। ठीक है जी, गोल पता लग गया। अब आप ये मत सोचना सर कुत्तों से रिलेट कर दिया, अरे मोरल का यूज किया है, इतना भी दिल पे नहीं लगाना, चीजों को लिटरली नहीं लेना है, फिगरेटिवली समझो। ठीक है जी, ये मेरे लिए भी हैं, जो बातें आपके लिए हैं वो मेरे लिए भी एक टाइम पे इंप्लीमेंट होती थी। तो मैं और आप एक ही हैं, परेशान मत हो। मेथड्स ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी। अब आते हैं कि भाई मेथड क्या है। पता तो लग गया कि कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। अब तरीका क्या है वोकैब को याद करने का। कई सारे तरीके हैं जी, आपने सुने भी होंगे, मैं वन बाय वन करके बात करता हूं, आप समझिए। पहले एक होती है थीम बेस्ड अप्रोच, एक होती है निमोनिक्स, एक होती है रूट वर्ड्स। बहुत सुना होगा आपने निमोनिक्स, रूट वर्ड्स। कोई ऐसा बच्चा है जिसको वोकैब की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उसने तो सुना ही होगा। जो नया नवेला है, बिल्कुल पहली बार वोकैब की दुनिया में कदम रख रहा है, तो उसके लिए तो बातें सारी की सारी एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होंगी नहीं। तो थीम बेस्ड अप्रोच है जी, निमोनिक्स है और रूट वर्ड्स है। ये तीन जो मेथड है, इनके ऊपर आप कमांड बना के अपनी वोकैब को अच्छी कर सकते हैं और आपको वोकैब याद भी रहेगी। और मैं उसके पीछे लॉजिकल आपको वे भी बताऊंगा, क्यों है ऐसा, रीजन दूंगा मैं आपको। ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी तीर छोड़ रहे हैं, हम सारी प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। सबसे पहले थीम बेस्ड अप्रोच को समझेंगे। थीम बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, जिस भी शब्द को आपको याद करना है, उस शब्द का सबसे पहले तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच साइड में कहीं लिखिए कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। उसके बाद उसका मीनिंग इंग्लिश में भी हिंदी में भी जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। इंग्लिश तो लिखना ही लिखना है, हिंदी लिख लीजिए या रीजनल लैंग्वेज में लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, इंग्लिश में तो लिखना ही है। उसके बाद उसका 1 से 2 सेंटेंस, और उसके बाद उसके सिनोनिम। एंटोनिम लिखने की जरूरत नहीं होती, बच्चे पूछते हैं सर एंटोनिम भी आते हैं एग्जामिनेशन में। अरे एंटोनिम अपने आप याद हो जाते हैं। अगर आपको सिनोनिम याद है या शब्दों के मीनिंग पता है तो ऑप्शंस में अपने आप ही एलिमिनेट करके एंटोनिम आ जाता है, अगर शब्दों की अच्छी खासी नॉलेज है तो। अलग से रटने की जरूरत नहीं होती। और आपको मैं बता दूं कि कोई भी दो शब्द आपस में सिनोनिम और एंटोनिम नहीं होते हैं। कोई भी दो शब्द एक जैसे नहीं है, कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस मिलता ही मिलता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग, सेंटेंस और सिनोनिम्स। अब पॉइंट ये है कि ये सर कैसे लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, मतलब अगर कोई शब्द मान लो मुझे इंप्रूव करना है तो उसका मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग, सेंटेंस, सिनोनिम्स कहां से लिखूंगा। अभी मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। आप पहले समझो कि थीम बेस्ड अप्रोच क्या है, जिसमें पूरी की पूरी थीम के बेसिस पे आप शब्द को प्रिपेयर करते हैं, ना कि बस शब्द का मीनिंग लिखा और काम हो गया। जैसा कि कई सारी किताबों में ऐसा लिखा भी होता है, लिस्ट दे दी जाती है 4000 5000 शब्दों की, है ना, और बस हाथ रख रख के याद कर रहे हैं, मम्मी को जाके सुना रहे हैं, पापा को सुना रहे हैं, दोस्तों को सुना रहे हैं। तो वो रटने वाला काम है, उससे बात नहीं बनेगी। ये करना पड़ेगा। कैसे होगा अभी मैं समझाता हूँ, सारी चीजें धीरे धीरे समझेंगे। फिर आती है निमोनिक्स अप्रोच। ये मिनीमोनिक्स नहीं है, कुछ बच्चे इसे मिनीमोनिक्स बोलते हैं, ये निमोनिक्स है। यहां से इसके शुरू होता है, एम जो है ये साइलेंट होता है। ये होती है आपकी क्या कहूं, लिंक मेथड, हिंट मेथड, लिंक करने की। तो पहले एक काम कीजिए, मैं थीम बेस्ड और निमोनिक दोनों का एग्जाम्पल साथ दे रहा हूं, ठीक है। थीम बेस्ड बताया, निमोनिक्स बताया। निमोनिक्स मतलब लिंक मेथड, कैसे लिंक करते हैं अभी समझाता हूं। पहले थीम बेस्ड का एग्जाम्पल देखो। जैसे एक वर्ड है एडिज, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा नाउन, हिंदी मीनिंग कहावत, अंग्रेजी मीनिंग वाइज सेइंग और प्रोवर्ब, लकोक्ति मुहावरे या ऐसी बातें जो बड़े बूढ़े कह गए हैं, कहावत। एग्जाम्पल जैसे उसने याद की एक ओल्ड एडिज, ट्रुथ शेल प्रिवेल्स, है ना, सत्य की जीत होती है, ट्रुथ शेल प्रिवेल्स।
तो ही रिमेंबर्ड द ओल्ड एडेज, उसने याद किया, पुरानी कहावत उसको याद आई। और क्या कहावत थी आगे लिखी हुई है। इसका सिनोनिम क्या है, सेइंग है, मैक्सिम है और प्रोवर्ब है, ये इसके सिनोनिम है। तो ये पूरी थीम के बेसिस पे आपने लिख लिया, शब्द को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत जरूरी है कि वो शब्द यूज कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि ये नाउन है, तो आपको पता है कि ये द आर्टिकल है जो किसके लिए आया हुआ है, एडेज के लिए, तो ये क्या है, नाउन है। और ओल्ड क्या है, उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाउन है तो कैसे यूज होता है सेंटेंस में, नाउन की तरीके से इसको यूज भी करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये थीम होगी। अब है निमोनिक्स। निमोनिक्स होता है हिंट। अब मैंने एडेज को दो पार्ट में तोड़ लिया, एक कर दिया एड, एक कर दिया एज। अब एड से बनाया मैंने ओल्ड, और एज तो आपको पता है। और ओल्ड एज में जो ओल्ड पीपल होते हैं, जनरली प्रोवर्ब भी तो कहते हैं, पुरानी बातें, मतलब कहावतें जो होते हैं वो बड़े बूढ़े ही तो कह गए होते हैं कि बड़े बूढ़े सियाने लोग है ना, ये दादा परदादा हमारी ऐसी बातें कह गए हैं, समझदारों वाली बातें कह गए हैं, कहावतें कुछ कह गए हैं, तो ऐसे याद आ जाएगा एडेज, ओल्ड एज। तो ओल्ड एज में लोग कहावतें कह जाते हैं, मीनिंग याद हो गया। ये निमोनिक है। निमोनिक मतलब हिंट। और ये था थीम वाला। अब थीम कैसे लिखेंगे, निमोनिक कैसे लिखेंगे, अभी बताता हूं मैं। आप पहले तरीका जानो कि तरीका क्या है, मेथड क्या है। और शब्द देखो पहले। एक वर्ड है एडवर्सिटी, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, हिंदी मीनिंग विपत्ति, अंग्रेजी मीनिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, बुरी स्थिति को हम लोग बोलते हैं जिसमें आप जूझ रहे हो, सफर कर रहे हो। एग्जाम्पल लिखा कि वो हमेशा चीयरफुल रहती है, मतलब चीयरफुल थी किसमें, एडवर्सिटी में, बुरे समय में भी वो खुश थी। एडवर्सिटी मतलब जो बुरा समय होता है वो लेके आता है बेस्ट क्वालिटीज एक इंसान के अंदर। सही बात है, बुरा समय जब आता है तभी इंसान निखरता है, उसके अंदर चमक आती है। यस और नो? जब घिसा जाता है उसे पूरी तरीके से तभी चमक निकलती है, बोलो हाँ। तो एडवर्सिटी मतलब बुरा समय। अब पॉइंट ये है कि उसके सिनोनिम क्या है, तो मिसफॉर्चून, डिफिकल्टी, हार्डशिप, डिस्ट्रेस, एफ्लिक्शन, पॉवर्टी। आप देख रहे हो, तो ये हो गया पूरा का पूरा थीम। अब निमोनिक्स क्या होगा, तो निमोनिक्स होता है हिंट। अब हिंट क्या है, आफ्टर द यूनिवर्सिटी व्हेन यू आर जॉबलेस यू आर इन एडवर्सिटी। आफ्टर द यूनिवर्सिटी व्हेन यू आर जॉबलेस यू आर इन एडवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बाद जब जॉब नहीं मिलती है तो एडवर्सिटी में होते हैं, मतलब बुरी स्थिति में होते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, अनप्लेजेंट होती है, जूझ रहे होते हैं, सफर कर रहे होते हैं, परेशानियां होती हैं, बोलो हाँ। तो बस मीनिंग याद हो गया। तो थीम और निमोनिक इन दोनों को साथ लेके चलना है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ थीम से याद करोगे और निमोनिक्स, ये पूरा का कंप्लीट ऐसे लिखेंगे तो आपको मजा आएगा शब्द को याद करने में, और लगेगा कि शब्द याद कर रहा हूं, और वो याद होगा भी। आपको लग रहा होगा लॉन्ग मेथड है, लेकिन लॉन्ग नहीं है। और अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं जिसमें आपका काम आसान हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड हैं, चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कास्टिगेट है। कास्टिगेट एक वर्ब होती है जिसका मतलब तिरस्कार करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को पनिश करना। थीफ को कास्टिगेट किया गया, पुलिस के द्वारा पीटा गया, पनिश किया गया, मारा गया, फटकारा गया, डांटा गया, ये मीनिंग है। रिप्रिमांड करना, रिब्यूक, एडमॉनिश, रिप्रूव, रिप्रोच और आपका स्कोल्ड, ये सारे इसके सिनोनिम है। इसका हिंट क्या होगा, निमोनिक्स क्या होगा, कास्टिगेट है ना, तो कास्ट और गेट, तो कास्ट की वजह से गेट पे उनको डांटा गया, फटकारा गया। इंटरकास्ट मैरिज कर ली होगी, तो कास्ट की वजह से गेट पे क्रिटिसाइज किया गया और पनिश किया गया। याद हो गया? आप समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं समझ पा रहे हो? तो थीम प्लस निमोनिक्स। अब ये कैसे, आप थीम कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है। एक तो जमाना डिजिटल हो गया है, तो जो वोकैबुलरी का आप कलेक्शन बनाएंगे वो नोटबुक में नहीं बनाएंगे, ऑनलाइन कलेक्ट करेंगे। लैपटॉप है तो वर्ड फाइल में या नोटपैड में, मोबाइल है तो कहीं नोट्स में या वन नोट में, या जहां पे भी आप डिजिटली सेव कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले जो भी शब्द याद करना है, प्रीवियस ईयर वर्ड का या ट्रेंडिंग वर्ड का, या फिर आपको जार्गन याद करना है, और कौन सा था, प्रीवियस ईयर कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स था, फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड, उसका कोई वर्ड आपको याद करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसी शब्द को उठाएंगे, उसके आगे लिखेंगे मीनिंग और उसे गूगल पे लिख देंगे। गूगल पे लिखते ही पूरी थीम उसकी आ जाएगी। जैसे एडमेंट, क्या एडमेंट एडजेक्टिव होता है, ये उसका मीनिंग है रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड, जिसे कन्विंस ना किया जा सके, जो जिद्दी हो, जो अपना माइंड चेंज ना करे, टू चेंज वंस माइंड, जो अपना जो सोच लिया है डिसीजन उसे बदले ना, जिद्दी, अड़ियल, एडमेंट। तो मीनिंग आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, मीनिंग आ गया, सेंटेंस भी है। वो एडमेंट है और वो रिजाइन नहीं करेगा, ही इज एडमेंट दैट ही इज नॉट गोइंग टू रिजाइन, सेंटेंस आ गया। सिनोनिम भी है, अनशेकेबल, इमूवेबल, इनफ्लेक्सिबल, अनवेवरिंग। तो आपने क्या करना है, दबा के रखना है यहाँ पे कर्सर को, पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, और जहां पे आपने सेव करना है, कलेक्ट करना है, तो वहां पे नोटपैड में, वर्ड पैड में, कहीं पे भी नोट्स में आपने सेव कर लिया, पूरी की पूरी थीम आ गई।
और अगर हिंदी मीनिंग चाहिए तो आगे लिख देना एडमेंट मीनिंग इन हिंदी, हिंदी मीनिंग भी आ जाएगा, उसको कॉपी कर लेना। तो ऐसे शब्दों की लिस्ट इकट्ठी कर लो थीम के बेसिस पे। सिर्फ यूं नहीं कि शब्द और शब्द का मीनिंग, उससे कुछ नहीं होता भाई, वो रट्टेबाजी है, आज नहीं तो कल भूल ही जाओगे। थीम जब होता है, जब सेंटेंस हमारे पास होता है तो कॉन्टेक्स्ट होता है, और कॉन्टेक्स्ट जल्दी याद करवाता है हमको। और आपके एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए एक शब्द का कॉन्टेक्स्ट पता होना बहुत जरूरी है। लेवल जो है बढ़ रहा है एग्जामिनेशन का, तो रट्टे नहीं बिठाने हैं आपने, और रट्टे बिठा भी नहीं पाओगे, बिठा भी लोगे तो कुछ दिन याद रहेंगे, फिर भूल जाओगे। आप करके देख लो और आपने किया भी होगा, बोलो हाँ। अच्छा, मान लो आपको यहां से अच्छा नहीं लग रहा है, ये डेफिनेशन अच्छी नहीं लग रही है, सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, सिनोनिम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो आपको पता है नीचे और भी वेबसाइट्स आ जाती हैं। कैम्ब्रिज आ जाएगी, मैरियम वेबस्टर आ जाएगी, vocabulary.com, कॉलिन्स आ जाती है, मैकमिलन आ जाती है। मुझे जनरली कैम्ब्रिज अच्छी लगती है, मैकमिलन अच्छी लगती है, और एक कॉलिन्स अच्छी लगती है। मैकमिलन, कैम्ब्रिज और कॉलिन्स, इन तीनों में से कोई भी खोल लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कैम्ब्रिज खोल ली, एडमेंट आ गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, एडजेक्टिव है, मीनिंग आ गया, सेंटेंस आ गया, नीचे सिनोनिम भी आ जाएंगे। कॉपी कर लो उसे, कलेक्ट कर लो भाई, हो गया। लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, डिजिटल जमाना है, काम भी जल्दी हो गया और थीम के बेसिस पे हो गया। तो ये शब्दों को याद करने का एग्जैक्ट वे है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर निमोनिक्स कहां मिलेंगे, तो पहले मैं बता रहा हूं क्या, कि अगर कैम्ब्रिज पे अच्छा नहीं मिलता तो आप कॉलिन्स पे खोल लो, कहीं खोल लो उसी शब्द को, जहां आपको अच्छा लगे। गूगल से कॉपी करना गूगल से कर लो, कैम्ब्रिज से करना कैम्ब्रिज से, मैकमिलन से तो मैकमिलन से, जैसे जहां आपका मन करे, जहां पे जो भी डिक्शनरी आपको अच्छी लगती हो। मैंने आपको 3-4 बता दिए। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि थीम के बेसिस पे शब्दों को कहां से उतार के कहां कॉपी करना है, अपना कलेक्शन बनाना है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर कॉन्टेक्स्ट जरूरी है क्या? भाई बिल्कुल जरूरी है कि वो कैसे वो पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि जब आपको पता लग जाए इस शब्द को नाउन की तरीके से, वर्ब की तरीके से, एडजेक्टिव की तरीके से ऐसे यूज करते हैं तो शब्द पे कमांड बेहतर तरीके से बनती है। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको बड़ी मदद करता है ये। अब एसएससी में तो चलो आपको नहीं देखने को मिलेगा, सीजीएल में हटा दिया है, लेकिन बैंक एग्जामिनेशन में आता है। और अगर आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो लिखना पड़ेगा ना, तो शब्द का अगर कॉन्टेक्स्ट पता होगा, उसे यूज करना आता होगा, आपने सेंटेंस में पहले कहीं देखा होगा, तभी तो डिस्क्रिप्टिव में लिख पाओगे। अरे बोलो, समझ में आ रही है बातें? तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको मदद मिलती है। अगर डिस्क्रिप्टिव आपका नहीं आ रहा तब भी सेंटेंस होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तभी बात बनेगी। शब्दों को आप विजुअलाइज कर पाते हैं। एक मैंने बोल दिया कि शब्द का मीनिंग ये है, और एक मैंने बोला कि शब्द को इस सेंटेंस में यूज करो। जैसे एडमेंट का बोल दिया मैंने, जिद्दी है, अड़ियल है, और अब मैंने सेंटेंस बोला कि वो इतना एडमेंट है कि वो रिजाइन नहीं करने वाला, तो आपको सिचुएशन इमेजिन होगी ना कि वो इतना जिद्दी है, वो रिजाइन नहीं करने वाला, एक सिचुएशन इमेजिन होगी, विजुअलाइज हो गया। तो जब विजुअलाइजेशन होती है, इमेज बन जाती है, हमारा दिमाग इमेज के फॉर्म में जल्दी याद कर लेता है। बोलो हाँ, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसलिए विजुअलाइजेशन के लिए सेंटेंस लिखना और ये सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी है। तो थीमेटिक बता दिया, थीम वाला पूरा का पूरा कैसे करना है, निमोनिक्स कहां से करना है, निमोनिक्स कहां ली, ये हिंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंट से तो और जल्दी याद होता है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि बस शब्द उठाएंगे और शब्द का निमोनिक्स लिख लेंगे, शब्द लेते हैं, शब्द का मीनिंग लिखेंगे और निमोनिक्स लिख देंगे। ऐसा भी कर ले, इतना नहीं करो भाई, पूरा करो अगर एक्चुअली आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो निमोनिक्स के लिए वेबसाइट है mnemonicsdictionary.com। mnemonicsdictionary.com ये वेबसाइट है। आप इस पे जो भी शब्द लिखेंगे, उस शब्द के थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके जाइएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5-5, 6-6 हिंट आपको मिल जाएंगे। जो भी हिंट आपको अच्छा लग रहा हो उस हिंट को उठाइए और अपनी कॉपी कर लीजिए जहां पे भी आप कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे एक शब्द है, आपने सुना होगा सपल। अब सपल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, तो उसका हिंट है चप्पल। सप्पल, चप्पल, सप्पल, चप्पल। चप्पल कैसी होती है? लचीली होती है, मीनिंग याद हो गया। थीम भी लिख लेना, कभी थीम ना लिखो और सिर्फ निमोनिक्स लिख लो, ज़्यादा वो हरियाणवी में क्या कर रहे हो भाई, 1.5 शाणे नहीं बनना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। मैं बार बार वहाँ इसलिए देख रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना भाई, 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं लगा हुआ हूँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं है, 1 घंटे बाद पता लगता है मास्टर जी तो बोल बाल के आगे, बस ऐसे ही है। तो mnemonicsdictionary.com, इस पर आपको बहुत अच्छे अच्छे हिंट मिलेंगे। अच्छा, और मैं एग्जांपल दूं तो आपने एक वर्ड सुना होगा कॉमली। कॉमली का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो कैसे याद करूं?
तो कोमली का एल वाई हटा दो, वाई हटा दो, कोमल बच गया। कोमली का वाई हटा दो, कोमल बच गया। कोमल, तो कोमल कोमल हाथ है, कन्या सुंदर है, याद आ जाएगा कोमली ब्यूटीफुल। या मैं कोमली कोमली हो गई है, मतलब है तो कमली कमली, लेकिन उससे रिलेट करना है तो कोमली कोमली से कमली कमली, कमली से कटरीना, कटरीना से सुंदरता, मीनिंग याद आ जाएगा। अरे बोलो हाँ। चलें जी, तो निमोनिक्स डिक्शनरी में आपको सारे आपको हिंट मिल जाएंगे। अगला जो मेथड है रूट वर्ड्स, अब ये भी बहुत जबरदस्त अप्रोच है। देखो हर शब्द का रूट नहीं है, लेकिन बहुत सारे शब्दों का रूट है। एक किताब आपने सुनी होगी वर्ड पावर मेड इजी, इसी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है वो पूरी की पूरी बुक। ये टेक्निक आई वहीं से है, वो इतनी पॉपुलर किताब है, मतलब दिखने में लगती है जहर लेकिन अमृत का प्याला है। अगर कोई उसे पढ़ पाए तो, पढ़नी ही मुश्किल है, वो चैलेंजिंग बुक लगती है थोड़ी सी, उसके लिए रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, इसलिए पढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे, मुश्किल लगती है बच्चों को। तो उसका भी समाधान है वीडियो के एंड में। पूरी देखो हॉलिस्टिक वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट बातें भी तो बची हुई हैं। तो रूट वर्ड्स, तो जो जो शब्द रूट से बने हुए हैं तो उनको रूट से ही याद करना बेटर रहेगा। तो ये भी टेक्निक भी आपकी बहुत हेल्प करती है, आप याद कर पाएंगे, शब्द रिटेन कर पाएंगे। जैसे एक शब्द है बर्स, BURS। अब बर्स का क्या मतलब होता है? बर्स का मतलब होता है मनी। अब जहां जहां पे लैंग्वेज में आपको शब्द दिखे जिसमें बर्स आ रहा है, कोई भी शब्द दिखे जैसे बर्सरी, बर्सर, रीइम्बर्स, डिसबर्स, तो मतलब सब में कुछ पैसे की बात हो रही है। पहले आपको कुछ भी नहीं पता था, अब आपको कुछ तो पता है। तो वो कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो आइडिया है। अब पैसा 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 पैसा, पैसे की बात हो रही है। तो जैसे बर्सरी का मतलब एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज अ यूनिवर्सिटी टू पे फॉर देम टू स्टडी। स्कॉलरशिप को बोलते हैं, स्कॉलरशिप का दूसरा नाम बर्सरी है। बर्सर होता है अकाउंटेंट, कैशियर। रीइम्बर्स में री है, री का मतलब दोबारा, बर्स मतलब मनी, तो पैसे को दोबारा पे करना। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका कंपनी का हेड ऑफिस बैंगलोर में है, तो वो कह रहे हैं कि आप बैंगलोर आ जाओ, तो आपने बोला टिकट के पैसे, तो उन्होंने बोला कि आप करके आ जाओ अपनी तरफ से टिकट, आपकी सैलरी के साथ हम आपको रीइम्बर्स कर देंगे ट्रैवलिंग कंसेशन, जो खर्चा आएगा दोबारा दे देना, टू पे बैक, याद हो गया। डिसबर्स, डिस आया डिस्ट्रीब्यूट से, बर्स मतलब मनी, तो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, टू गिव और डिस्ट्रीब्यूट मनी। समझ पा रहे हो कितना अच्छा मेथड है? तो बहुत सारे शब्द हैं अंग्रेजी भाषा के जो रूट वर्ड से बने हैं। सारे सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। आप देखो तो सही, एक वर्ड है फाइड। फाइड का मतलब फेथ, विश्वास। मेलाफाइड, कुछ लोग इसे फाइडी भी बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो प्रोनाउंसिएशन चलता है ऊपर नीचे, यूके यूएस वाला। तो मेलाफाइडी बोल लो, मेलाफाइड बोल लो, फिडिलिटी है, इनफिडिलिटी है, बोनाफाइड है, सब में कुछ विश्वास से रिलेटेड बात हो रही है दोस्त। तो मेलाफाइड, मेला एक नेगेटिव वर्ड होता है, फाइड मतलब विश्वास, तो जिसपे आपको विश्वास ना हो, डिसऑनेस्ट, इलीगल, डिसऑनेस्ट, जिसकी इंटेंट हो धोखा देने की, बदनीयत हो जिसकी। ऐसे ही बोनाफाइड आपने सुना होगा, बोना होता है गुड, जैसे बेनिफिशियल में बोन दिखेगा आपको, बोनस में बोन दिखेगा, बेनिवलेंट में बोन दिखेगा, बोन मतलब गुड, फाइड मतलब फेथ, तो अच्छा फेथ, जिसपे विश्वास आपका हो। तो ऐसी कोई चीज जो रियल हो और नकली ना हो, प्रमाणिक हो, जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, करेंसी होती है, बोनाफाइड हो सकती है, समझ गए। फिडिलिटी होती है ईमानदारी, लॉयल्टी, और उसके आगे इन लगा दिया, वो नेगेटिव हो गया। तो ये वफा और ये बेवफाई, नमक हरामी। तो आप देख रहे हो ना, एक रूट वर्ड से कितने सारे शब्द याद हो जाएंगे। मैंने तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे कम लिखे, आगे और भी होंगे इसमें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेथड समझ में आ गया। थीमेटिक, निमोनिक्स और रूट वर्ड्स, ये 3 मेथड है। थीमेटिक मतलब थीम बेस्ड जो अप्रोच है, और जो आपकी निमोनिक्स है उसको तो एक ही साइड आपने रखना है, और रूट वर्ड्स जिन शब्दों के रूट है उनको अलग आपको याद करना है। अब सोर्सेज क्या है, उन सारे सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब आ जाओ दोबारा से एक बार उसी पैटर्न के ऊपर। प्रीवियस ईयर वर्ड बोला था मैंने याद करने के लिए, तो प्रीवियस ईयर याद करने हैं, और मेथड भी बता दिए मैंने कैसे याद करने हैं। फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स, ट्रेंडिंग वर्ड्स, जार्गन्स। अब आते हैं इनके ऊपर। ये क्या है जी, इनका क्या सिनेरियो है? काफी लंबी तो नहीं होगी वीडियो? लंबी तो हो गई होगी दोस्त, लेकिन अब बातों को समझना है ढंग से, वो बाल की खाल निकालनी है, बार बार वोकैब सीखने की वीडियो देखनी ना पड़े, तो यार डिटेल में तो समझाना ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको समझना भी पड़ेगा जेन्युइनली। अगर आप एक सिंसियर एस्पिरेंट हैं, तो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, तो रुके भी तब तक ही होंगे। जेन्युइन बच्चा ही रुक सकता है, इतनी लेट तो है। तो
कॉमनली कंफ्यूज कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपस में एक जैसे ही दिखते हैं, है ना, होमोनिम्स होमोफोन्स आपने देखे होंगे। मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे एमिनेंट इमिनेंट में क्या डिफरेंस है, एक्साइट इंसाइट में, एक्सेप्ट एक्सेप्ट में, अफेक्ट इफेक्ट, एल्यूजन इल्यूजन, इंश्योर एश्योर इंश्योर, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ये कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स हैं, ये भी एग्जामिनेशन में आते हैं और क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आपको ये भी प्रिपेयर करने हैं। कहाँ मिलेंगे इसकी भी बात करेंगे जब सोर्सेज बताएंगे। तो ऐसे ईडियम्स आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, लकोक्ति और मुहावरे, वो याद करने हैं। फ्रेजल वर्ब्स आपको पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, एक ही शब्द के साथ अलग अलग प्रेपोजिशन आपको देखने को मिलती है। लिव ऑन, लिव बाय, लिव विद इन, लुक डाउन, लुक आफ्टर, लुक अपॉन, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न इन, टर्न इनटू। समझ पा रहे हो? तो ये फ्रेजल वर्ब है, ये भी आपको याद करनी है। ऐसी रूट वर्ड्स तो मैंने बता ही दी है आपको, ठीक है। रूट वर्ड्स को आप अलग से यहाँ लिख सकते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अलग से, है ना, उस वो ये कि मतलब रूट, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बहुत सारे शब्दों के रूट है, इसलिए उसको एक ही कैटेगरी में डाल रहा हूँ, लेकिन हर शब्द के भी नहीं है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में, है ना, कि जैसे जैसे कभी ना हराया जा सके उसे क्या कहते हैं, ठीक है, और जो हर जगह मौजूद हो उसे क्या कहते हैं, होते हैं ना ऐसे शब्द, जिसको सारा ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के बहुत सारे शब्द रूट वर्ड से बने हैं, तो आप एक ही कैटेगरी मान सकते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। तो आपको ये सारे शब्द याद करने हैं, इसके लिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सारे शब्द, और उसी मेथड से जो मेथड मैंने बताए हैं। तो अब आपके लिए है बोनस टिप। अरे बोनस टिप कहां गई? यही तो सबसे इंपॉर्टेंट थी, इसके लिए तो रुके हुए थे। अब आपको बोनस टिप कैसे ना मिले, फिर इतनी देर आप देख रहे हैं तो कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना। तो जी ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, इन सारे के सारे जो कैटेगरीज की पीडीएफ बनी बनाई मैं आपको दूंगा। प्रीवियस ईयर वर्ड्स की, फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स की, ट्रेंडिंग वर्ड्स की, जार्गन्स की, कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स की, इडियम फ्रेज की, फ्रेजल वर्ब्स की, और रूट वर्ड्स की भी, जिन जिन शब्दों के रूट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिन जिन शब्दों के रूट हैं, ठीक है, और जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, सारे भी नहीं, जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, इन सब की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अभी बता दूंगा टेलीग्राम चैनल भी कौन सा है, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और सबसे खास बात बताऊं, इन सारी पीडीएफ में जो वर्ड्स हैं वो उन्हीं मेथड से हैं जो मैंने बताए हैं, थीम से और निमोनिक से, और रूट वर्ड की अलग पीडीएफ है, तो रूट वर्ड वाली अप्रोच भी है। इनके अंदर सारे शब्द थीम से और निमोनिक्स ऐड है, लगभग जितने शब्दों के निमोनिक्स ऐड किए जा सकते हैं उतनों के किए हैं। हर शब्द के निमोनिक नहीं होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट शब्दों के हैं, तो निमोनिक्स ऐड किए, थीम तो सबकी ऐड की है, और रूट वर्ड वाली भी अप्रोच से जो शब्द हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स भी, इडियम्स भी, फ्रेजल वर्ब्स भी। अभी बताता हूँ टेलीग्राम चैनल कौन सा है, ठीक है। तो ये शीट मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, पढ़ लीजिएगा आप। और ये वही शीट है जो मैंने अपनी तैयारी के टाइम पे प्रिपेयर की थी, कंपाइल की थी। विद टाइम मैंने इसके अंदर और भी बहुत सारे शब्द ऐड किए, पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं इतने काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो और भी बहुत सारे शब्द इसमें ऐड किए, अपडेट किया शीट को, काफ़ी अच्छे तरीके से इसे हॉलिस्टिक वे में प्रिपेयर करने की कोशिश की है, ताकि स्टूडेंट के लिए वो बेनिफिशियल हो, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से बना रहा था ना, तो बच्चों को देनी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इजाफा भी देखने को मिलेगा। अब है कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। टेलीग्राम चैनल बता दूं क्या पहले, वरना अंदर चुल होती रहेगी। तो टेलीग्राम चैनल है @तरुण ग्रोवर इंग्लिश। अब भाग मत जाना, पहले सुनो पूरी बातें। तरुण ग्रोवर इंग्लिश, यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अगर आप कुछ टाइम बाद वीडियो को देख रहे हैं तो फाइल सेक्शन में जाके जो जो नाम मैंने दिखाए उसी नाम से सर्च करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अगर वीडियो को आप काफी टाइम बाद देख रहे हैं तो। तरुण ग्रोवर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यहां से वीडियो की काफी इंपॉर्टेंट बातें शुरू होती हैं। ये मत सोचना कि बात तो होगी, अब शुरू होती है मुद्दे की बात। तो सर, शुड आई फॉलो एनी बुक लाइक वर्ड पावर मेड इजी, ब्लैक बुक और किरण फॉर वोकैबुलरी? ये बच्चों का सवाल है कि जो आपने शीट दी है वो तो पढ़ लेंगे, चलो, उसके अलावा फिर कोई किताब पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल है भाई, कैसे काम चलेगा? क्यों जी? सर आपने शीट दी है तो उससे तो हो ही जाना चाहिए। देखो पॉइंट क्या है ना, उस शीट में ऑलमोस्ट तो वर्ड्स कवर हैं, लगभग 80% 85% वर्ड्स कवर हैं, इंपॉर्टेंट रेलिवेंट वाले। लेकिन अगर मैं आप सबको वो शीट दे रहा हूं तो आप सब बराबर लेवल पे नहीं आ गए। लेकिन एग्जामिनेशन में सिलेक्शन उसका होता है जो टीचर की बताई गई बातों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़े। यही फर्क है ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ता है।
क्योंकि अगर सबको मैं बराबर की चीज ही पढ़ा दूंगा तो सब बराबर लेवल पे आगे सब सिलेक्शन नहीं ले जाएंगे, तो कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा ना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तभी अचीवमेंट मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा कुछ लाइफ में मिलेगा, फल मिलेगा। तो आप देखो, वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं रूट वर्ड्स प्रोवाइड करवा ही दूंगा। अब ब्लैक बुक पढ़ना चाहते हैं, किरण पढ़ना चाहते हैं, तो देखो किरण में जनरली प्रैक्टिस क्वेश्चंस ज्यादा हैं किसके, वोकैबुलरी के, और ब्लैक बुक में क्या है, कुछ चीजें हैं अच्छी अच्छी, जैसे मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं वो पढ़ सकते हैं, पीछे प्रैक्टिस सेट्स है प्रैक्टिस लगा सकते हैं, वोकैब जो पढ़ी है वो क्वेश्चन के फॉर्म में है तो वो और आपके लिए अच्छी रहेगी। एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चन के फॉर्म में लगाएंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अच्छे से वो याद हो जाएगी, तो कर सकते हैं फॉलो। और अगर आप ये किताबें उठाएंगे ना, लगभग आपको आधे से ज्यादा शब्द तो वही मिलेंगे जो मैंने आपको शीट दी है। तो अच्छी बात है, वो शब्द तो आपने पढ़े हुए हैं, उनको मत पढ़ना, उनको स्किप करते जाना, और जो पढ़ने हुए एक्स्ट्रा उनको पढ़ लेना। लेकिन सबसे पहले कवर करनी है वो शीट्स जो मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद इन किताबों पे आना, तब आपको मजा भी आएगा। आपको लगेगा ऑलरेडी मैंने तो पढ़े हुए हैं शब्द, मुझे तो समझ में आ रही है, तो किताब पढ़ने में भी फील आएगी। लेकिन सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है, जो नेसेसरी है, एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कोटेशन ना मैं हमेशा से मतलब अपनी लाइफ में फॉलो करता आया हूं, मुझे जब भी कुछ सीखना है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं तैयारी करता था तब भी मैं उसको फॉलो करता था, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब भी, और आज मैं इस स्टेज पे हूँ, पढ़ा तो अभी भी रहा हूँ, आज भी करता हूँ। और वो कोटेशन कुछ ऐसा है कि स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, देन व्हाट इज पॉसिबल, सडनली यू आर डूइंग इम्पॉसिबल। हम लोग क्या करते हैं, पहले ही इम्पॉसिबल पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है जो नेसेसरी है, पहले बेस बनाना है। तो स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट इज नेसेसरी, फिर पॉसिबल क्या है, आप क्या कर सकते हो, एंड सडनली यू आर डूइंग इम्पॉसिबल, आपको पता भी नहीं लगेगा कि पॉसिबल करते करते कब इम्पॉसिबल हो गया। तो सबसे पहले नेसेसरी, तो नेसेसरी वो शीट्स हैं, क्योंकि वो शीट्स जो है ना, वो पूरा का पूरा निचोड़ जो है ना अलग से निकाल दिया गया है, जो इतने सारे शब्दों में से सबसे महत्वपूर्ण है, अलग से जिनके ऊपर फोकस दे दिया गया है, क्योंकि आप मेहनत करके निकाले गए हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो पहले उनको, फिर किताब को एक्स्ट्रा पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप ये चीज समझिए, मैंने अभी समझाया, जो ये मैं हूं, यहां स्टूडेंट बैठे हैं पढ़ रहे हैं, ये मैं हूं, और यहां बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, ये मैं इसको भी सेम पढ़ा रहा हूं, इसको भी। अभी मैं आप सबको अलग अलग थोड़ी पढ़ा रहा हूं, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से है, साउथ से भी हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से हैं। पाकिस्तान के बच्चे भी देखते हैं भाई, भूटान के भी देखते हैं, सच बता रहा हूँ मैं, पाकिस्तान के बच्चे भी देखते हैं। एक दिन मैं बता तो रहा था आपको, एक इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज आता है एक लड़के का, और वो पाकिस्तान से है, वैसे तो सिटीजन पाकिस्तान का है, लेकिन वो बीजिंग में जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है। तो मैसेज आया इंस्टाग्राम पे, कहते हैं माशाअल्लाह सर आप क्या पढ़ाते हैं, मजा आ गया आपकी टीचिंग स्किल देख के, ऐसे मैसेज, वो उसमें वॉइस मैसेज। तो मैंने कहा भाई शुक्रिया शुक्रिया। तो उसके बाद कहता सर मैं पाकिस्तान में जो वो हम जैसे यूपीएससी होता है इंडिया में, वहाँ पे सीएसएस कुछ होता है, मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट क्या है, तो उस एग्जामिनेशन के लिए सिविल सर्वेंट बनने के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसमें इंग्लिश आती है, तो उसके लिए वीडियोस देखता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से। एक दिन तो ऑस्ट्रेलिया से एक लड़की का आ रखा था, शादीशुदा थी वो, कि हमारी इंग्लिश अच्छी तो है सर, लेकिन मैं ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अच्छी कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स भी पढ़ाया हुआ है ना, पूरा का पूरा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी है, मैं एंड में बता दूंगा कहाँ पे। तो अच्छा लगता है भाई, इंटरनेशनल चले गए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हो गए हैं अपने, खैर कोई बात नहीं। तो मतलब बोलने को तो माशाअल्लाह क्या पढ़ाते हो आप खैर, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है बच्चे कि अभी मैं हूं और मैं सबको बराबर पढ़ा रहा हूं, तो सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, वैकेंसी कम है, बच्चे ज्यादा है, तो सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो मेरी पढ़ाई की बातों से एक्स्ट्रा पढ़ेगा। ये सिलेक्शन की बाउंड्री है। यहां तक आने के लिए आपको मेरी पढ़ाई गई बातों से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, मेरी पढ़ाई गई बातों से एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा अगर सिलेक्शन की बाउंड्री टच करनी है तो। यही फर्क है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में, जो कि मैंने बताया, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। सर हाउ मेनी वर्ड्स शुड आई राइट और लर्न एज पर डे? तो 15 से 20 शब्द या 25 शब्द कह लीजिए, 15 से 25 शब्द आपके लिए मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, परेशानी होगी, डिसअपॉइंटमेंट भर भर के होगी। ठीक है। उसके बाद कैसे सर? मंडे टू फ्राइडे 15 से 25 शब्द आपने याद कर लिए, सैटरडे संडे को रिवीजन करनी है। शब्द याद करने से कुछ नहीं होगा, भूल जाते हैं भाई, मल्टीपल रिवीजन से ही याद होगा।
तो जितना पढ़ रहे हैं तो रिवीजन के लिए भी टाइम अलॉट करें, काफी जरूरी है। बच्चे रिवाइज तो करते ही नहीं है भाई, और याद किए जा रहे हैं, बस लिस्टें बनाए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं। 5,000 शब्द कलेक्ट कर लिए, याद कितने? 500 भी नहीं है। कुछ का कुछ मीनिंग बता रहे हैं। तो भाई रिवीजन बहुत जरूरी है, सैटरडे संडे को रिवाइज करें। इसी तरीके से महीने के लास्ट के 2-3 दिन या 3-4 दिन निकाल दे पूरे महीने की जो वोकैब पड़ी उसे रिवाइज करने के लिए। सर इन टोटल हाउ मेनी वर्ड्स शुड आई लर्न इन ऑर्डर टू क्रैक द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन? बच्चे नंबर मांगते हैं, सर 5,000 शब्द याद कर लूं तो हो जाएगा सिलेक्शन। अच्छा सर 10,000 कर लूं तो मेरे को कोई रोक तो नहीं सकता सिलेक्शन लेने से, AIR 1 आ जाएगी? भाई तुम 20,000 कर लो, 30,000 कर लो, कुछ नहीं पता लगता ना। तो आपको तब तक पढ़नी है वोकैब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है जो आपने कलेक्ट कर ली है। ठीक है जी, इस कोई खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तो पहले रेलिवेंट शब्द जो मैंने शीट्स बताई, फिर किताब उठा लेना जो 1-2 किताबों के नाम बताए, उसमें से भी पहले मोस्ट रिपीटेड और प्रैक्टिस सेट लगा लेना, फिर एक्स्ट्रा पढ़ लेना, और उसी को फिर टिल सिलेक्शन तक, जब तक सिलेक्शन नहीं होता मल्टीपल रिवीजन देते रहना। बस कोई ऐसे नंबर बना के थोड़ी चलना कि इतने याद करने और उतने करने। सबसे महत्वपूर्ण सवाल सदी का, हर बच्चे का सवाल, हर दूसरी क्लास में सवाल, और मैं जवाब देते देते परेशान हो गया हूं। कई बार तो मैंने साइकोलॉजी का सहारा लेके भी इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वीडियोस के अंदर, समझ में ही नहीं आती है। तो आज इसकी भी चर्चा एक बार कर लेते हैं, अच्छे से समझा देता हूं। देखो मैंने ये जो हाईलाइट किया किसको किया है? सर याद तो हो जाते हैं बट भूल जाते हैं, वर्ड्स को क्या करें? काफी टाइम पहले, मतलब बहुत पहले भी नहीं, शायद 2-3 साल पहले, या हो सकता है उससे भी थोड़े टाइम और पहले, रिसर्च हुई थी जिसमें साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो हमारी ब्रेन की स्टैंडर्ड स्टेट है ना, वो किसी चीज को याद करना नहीं है बल्कि भूल जाना है। दोबारा सुनिए, हमारी ब्रेन की स्टैंडर्ड स्टेट किसी चीज को याद करना नहीं है, भूल जाना है। मतलब चीजें हमें याद मुश्किल से होती है, भूल हम आसानी से जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट ही भूल जाना है। तभी तो आपको याद करने में दिक्कत होती है, और भूल जाना बड़ा आसान काम है। कुछ भी याद करो भूल जाओगे, कुछ भी याद करो 2 दिन बाद भूल जाते हैं। पिछली आपको मेमोरीज ध्यान है? अभी 1 हफ्ता पहले क्या किया था, 2 हफ्ता पहले क्या किया, अभी 2 हफ्ता पहले मंगलवार को 3:30 बजे आपने कौन से रंग के कपड़े पहने थे और आप क्या खा रहे थे या क्या कर रहे थे, याद है? नहीं याद होगा। हाँ सेम रूटीन चल रहा हो तो अलग बात है, एक आधा बच्चा बता दे, बताना ही है, तो अदरवाइज कहाँ याद है? पास्ट की कोई बात याद नहीं होती है। ब्रेन की स्टैंडर्ड स्टेट ही यही है कि हम भूल जाते हैं, भूलना ही स्टैंडर्ड स्टेट है। तो अगर आप शब्द याद करेंगे तो भूलेंगे तो डेफिनेटली ना भाई, लेकिन एग्जामिनेशन में तो अब आते हैं और याद भी करने पड़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। तो सर क्या इलाज है फिर इसका? तो इलाज समझेंगे, और इलाज सिर्फ और सिर्फ एक ही है, रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। रिपीटिशन, रिपीटिशन और रिपीटिशन। कोई भी चीज हमारे दिमाग को सिखानी है वो मल्टीपल रिवीजन से और रिपीटिशन से आएगी, उसके बिना, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप कितना मर्जी हंगा लगा लो, कोई जड़ी बूटी घोल के पी लो, आप कहीं से सीख लो, आप वो मल्टीपल रिवीजन देनी पड़ेगी, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। आप जब साइकिल चलाते थे, छोटे थे, तो साइकिल नहीं चलती थी, आपने 1-2 बार चलाई, 2-3 बार चलाई, 4-5 बार चलाई, आदत डल गई। पहले तो पैडल भी नहीं लगता था, बैलेंस नहीं बनता था, गिर जाते थे, टांग वांग भी फूटी होगी आपकी, हाथ भी फूटे होंगे, गिरे भी होंगे कई बार, ब्रेक भी अचानक से मार दी होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया, इतनी बार रिपीट कर दिया कि हाथ छोड़ के चलाने लगे, टंट मारने लगे हैं, ऐसा भी आया होगा टाइम। तो रिपीटिशन से ही मास्टरी आती है, ध्यान रखिएगा। तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक रिपीटिशन, रिपीटिशन और रिपीटिशन। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बैंक में पीओ हो, या बैंक में ऑफिसर हो, या कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, जीएसटी इंस्पेक्टर हो, सीएसएस में हो, एमईए में हो, कहीं पे भी हो, डिफेंस में हो, कहीं पे भी, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके किसी भी स्टूडेंट से पूछ के देखिएगा जिसका सिलेक्शन हुआ है, क्या आज उसको सारे शब्द याद है जब उसका सिलेक्शन हो चुका है? नहीं याद होंगे। लेकिन जब वो तैयारी कर रहा था तो सारे शब्द टिप्स पे होंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो बार बार रिवाइज करता था, मल्टीपल रिवीजन लेता था। अब वो भूल गया है, और क्योंकि प्रवृत्ति ही ऐसी है ना, नेचुरल स्टेट है भाई, भूल जाते हैं हम लोग। वो भी भूल गए होंगे, कुछ शब्द याद भी होंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन की है तो सबकॉन्शियस माइंड में काफी सारे शब्द रह गए होंगे, लेकिन बहुत सारे शब्द तो वो भूल ही गए होंगे। लेकिन अगर आज वो रिवाइज करने बैठे तो उनको दोबारा से याद आ जाएंगे। समझ पा रहे हो ना? तो आप भी कुछ टाइम बाद भूल जाएंगे। तो तब तक पढ़ना जब तक बस सिलेक्शन नहीं होता, उसके बाद क्या जरूरत है। तो अपने आप को क्रिटिसाइज ना करें,
सर मैं भूल जाता हूँ, मेरा दिमाग कमजोर है, गोलू हूँ, भोला बच्चा हूँ, घर वालों का सबसे छोटा हूँ, घर वाले कहते हैं मंद बुद्धि है, बंद दिमाग है इसका। अरे भाई सब ऐसे हैं, आप मैं सब एक जैसे हैं, कोई गोलू नहीं है। अभी बताया ना साइकोलॉजी का रीजन, तो आगे से जाके कोई बोले कि वो क्या भूल जाते हैं, वो क्या याद नहीं आती, दिमाग बिल्कुल मंद बुद्धि। भाई मंद बुद्धि नहीं है, क्रिटिसाइज मत करो अपने आप को, पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करो, थोड़ी रिसर्च करो, डेटा बेस्ड चीजों पे चलो, फैक्ट तथ्य पे चलो, ऐसे हवा में तीर नहीं। और वो रील्स में वो कैब सीखने की स्ट्रेटेजी जानोगे तो यही होगा दोस्त। तो क्रिटिसाइज ना करें, पॉजिटिव माइंडसेट को डेवलप करें। फाइनल टिप्स और वीडियो को मैं खत्म कर रहा हूं, पता नहीं अब बना तो दी है ये वीडियो और दिल से बनाई है, बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है, आपके जहन तक मैं पहुंच पाया होऊंगा। लिटरली ये जितनी भी बातें बताई है ना, आप समझ पा रहे होगे कि मैं जिस स्टेजेस से निकल के आया हूं वो उन स्टेज का सार जो है मैंने आपके सामने रख दिया। यही कहते हैं कि फर्क होता है, मतलब टीचर में और स्टूडेंट में फर्क यही है एक्सपीरियंस का, कि जिस स्टेज पे आप हो वो स्टेज से निकल चुका है, और जिसने बिल्कुल जीरो लेवल से सीखी है वो तो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा। और मैं एक ऐसा ही इंसान हूं, कोई मेरे घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे भाई, कोई कॉन्वेंट स्कूल से नहीं पढ़ा हूं मैं। मेरी मम्मी 9वीं 10वीं पास होगी, 8वीं पास है, पापा 10वीं पास है। घर वालों ने भी कभी सिखाई नहीं, जितना वो सिखा सकते थे, जो अच्छे आचरण दे सकते थे दे दिए। तो वो तो बस यही कहते हैं ना, बेटा तू पढ़, हम तो पैसा लगा सकते हैं, तुम पढ़ने वाले बनो। तो हमने भी खुद से सीखी है, जीरो लेवल से सीखी है। मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं, और मेरा तो अलग ही हिसाब था स्कूल में, कभी हिंदी मीडियम, कभी इंग्लिश मीडियम, कभी हिंदी, कभी ऐसे ही पढ़ा हूं भाई मैं भी। तो हाँ, यूनिवर्सिटी मेरी अच्छी थी जहां से मैंने ग्रेजुएशन करी है, तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ गया, लेकिन था तो हिंदी मीडियम से ना भाई। तो जब जीरो लेवल से एक इंसान सीखता है ना, वो तभी इतनी गहराई में जा पाता है, और तभी वो सामने वाले को इतनी बातें बता पाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, सर आप सही तरीका बता रहे हो, सर आप राइट वे बता रहे हो। अच्छा लगता है यार कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं, कुछ सिखा पा रहे हैं। यस और नो? फाइनल टिप्स, और फाइनल टिप्स है ये, देखो सिर्फ वोकैब को याद करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपको रिवीजन चाहिए होगी और बुक्स को भी रीड करना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग आप करेंगे ना तो वोकैब आपकी और पक्की होती चली जाएगी, क्योंकि एक आप वोकैब को हाथ रख रख के याद कर रहे हैं, थीम से, निमोनिक से, रूट से। दूसरा, वो शब्द आपको रीडिंग में बार बार यूज होता अभी दिखाई दे रहा है, तो वो आपका और पक्का होगा। जितने ज्यादा शब्द आपकी रीडिंग में बार बार यूज होते हुए दिखाई देंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको अलग से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बुक्स को रीड करना, न्यूज़पेपर को, मैगजीन को, यही एक की है बूस्ट करने का वर्ड पावर को। वर्ड पावर मतलब वोकैब को, तो महत्वपूर्ण है। रिवाइज करें फ्री टाइम में, मतलब फ्री टाइम का मतलब है कि जैसे वॉशरूम जाते हैं, फोन लेके चले गए, इंस्टा चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, लगे पड़े हैं, रील्स पेल रहे हैं, वोकैब खोलो, स्क्रीनशॉट ले लो, फोन में कलेक्शन बना रखा है, जैसे लैपटॉप में बना रखा है तो उसे फोन में डाल लो, फोन में बना रखा है तो और अच्छी बात है। तो उनको क्या करते रहो, वोकैब पढ़ते रहो भाई। हाँ क्या दिक्कत है, शर्माने वाली क्या बात है? हर दूसरा बंदा वॉशरूम में फोन लेके चला जाता है आज के टाइम पे। अब भाई आप उसको कैरी कर सकते हैं, छोटा सा डिवाइस है, तो आदत होती है लोगों की, ठीक है। तो या फिर आप कहीं पे लाइन में खड़े हैं, मान लो कहीं जा रहे हैं, या आप ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं, आधा एक घंटे का आपका सफर है और तैयारी कर रहे हैं, तो फोन निकालो और रिवाइज करने लग जाओ। मल्टीपल रिवीजन, तो जितनी बार नजरों से निकालोगे आंखों में बस जाएंगे अपने आप शब्द। और अगर बहुत ज्यादा पुश करोगे ना अपने आप को, एक ही दिन में 50-50 शब्द याद करने की कोशिश करोगे, एक महीने में 5-5 हजार शब्द याद करने की कोशिश करोगे, तो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ये ग्रेजुअल और डिमांडिंग प्रोसेस है, एक ही दिन में अंग्रेज बनने की कोशिश नहीं करनी है। मुंह के बल गिरोगे, उठ भी नहीं पाओगे और दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। दोबारा बोला, ग्रेजुअल प्रोसेस है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जल्दबाजी नहीं करनी है। जस्ट बी ग्रेजुअल, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। और आखिरी लाइन, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करो, जो बातें बताई है ना उन पे ट्रस्ट करो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, तरुण ग्रोवर इंग्लिश, यहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और कोई बच्चा नया है तो मैंने यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स पढ़ाया हुआ, हर एक चैप्टर और उसकी वीडियोस प्रैक्टिस की भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एसएससी, बैंक, डिफेंस, स्टेट, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैंने कंप्लीट कोर्स पढ़ाया हुआ, आप पढ़ सकते हैं। 5-5, 4-4 घंटे की वीडियोस हैं भाई, कंसेप्चुअल क्लासेस हैं, लॉजिकली कैसे अटेम्प्ट करे क्वेश्चन को वो सिखाया, प्रैक्टिस की वीडियोस भी, आप प्लेलिस्ट को खंगालेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे लगता है
कि जो बातें मैं सिखाना चाहता था आप तक पहुंच गई है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा अनुभव रहा वोकैब को बारीकी से जानने का। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बता दीजिएगा और किस मतलब टॉपिक के ऊपर डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो बना देंगे उसके ऊपर भी, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच। गुड बाय।